नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़@5 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे की। तो भारत सरकार ब्रिटेन से कोहिनूर हीरे को वापस लाने के लिए एक बार फिर से कोशिश करेगी। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय कोहिनूर को वापस लाने के लिए राजनीतिक तौर पर कोशिशें करेंगे। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में सरकार 15 अगस्त से पहले सुप्रीम कोर्ट में नया एफिडेविट दाखिल करेगी और साथ ही पीएमओ और इस मामले से जुड़े दूसरे मंत्रालय इस बारे में फैसला लेंगे कि ब्रिटेन से बातचीत राजनीतिक स्तर पर हो या प्रधानमंत्री के स्तर पर। आपको बता दें, थेरेसा मे ब्रिटेन की नई पीएम बनी है। सूत्रों का कहना है कि सरकार के पास कोहिनूर पर दावे का मजबूत कानूनी आधार है, लेकिन पहले वो राजनीतिक स्तर पर बातचीत करना चाहती है। और असीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असीम, कोहिनूर हीरा वापस भारत लाने की भारत सरकार की एक और कोशिश। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले से ही कोहिनूर पर एक वापस लाने के लेकर पीआईएल पर जो है सुनवाई कर रहा है और पिछले हफ्ते एक विदेश मंत्रालय और जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अंदर भी एक बैठक हुई थी और जल्दी ही सरकार एक हलफनामा जो है वो दायर करने वाली है। तो सरकार चाहती है कि किसी तरह से एक डिप्लोमेटिक हल जो है इस मामले का निकाला जाए, और क्योंकि सरकार को ये लगता है कि उनका दावा काफ़ी मजबूत है तो सरकार पहले ऑफिशियली चैनल के थ्रू इसको बातचीत करने की जो है वो कोशिश करेगी और उसके बाद इस कोहिनूर को वापस लाने के लिए जो कोशिशें जो है वो तेज की जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। तो कोहिनूर जितना बेशकीमती है, इसका इतिहास भी तमाम किस्से कहानियों से भरा पड़ा है। ये एक ऐसा हीरा है जिसने ना जाने कितनी सदियों को गुजरते हुए देखा है। रिपोर्ट देखिए। कोहिनूर जितना बेशकीमती है, उसका इतिहास भी उतना ही पुराना है। इतिहास के पन्नों के मुताबिक कोहिनूर मुगल शासकों की संपत्ति का हिस्सा था, जिसे नादिर शाह ने लूटकर काबुल भिजवा दिया था, जहां से पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी ने वहां के शासक शाह शुजा को हराकर फिर इसे अपने खजाने में रख दिया। लेकिन जब पंजाब के राजा दिलीप सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा तो राज्य के साथ साथ यह अनमोल हीरा भी तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को मिल गया। डलहौजी ने आकाओं को खुश करने और उनकी नजरों की इनायत पाने के लिए इस हीरे को अंग्रेज शासकों को सौंपने का निश्चय कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका विरोध किया, लेकिन डलहौजी ने गुपचुप तरीके से इस हीरे को ब्रिटेन भिजवा दिया। मुगल शासकों से पहले कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित कोल्लूर खदान से निकाला गया था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है। इस हीरे पर काकतीय राजवंश का स्वामित्व है, जिसे एक हिंदू मंदिर में देवी की आंख के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद कई आक्रमणकारियों के हाथों से होते हुए पहले मुगलों, फिर सिख शासकों से होते हुए अंग्रेजों के पास पहुंचा। आज की तारीख में यह हीरा ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के ताज में जड़ा हुआ है। कहा जाता है कि खदान से निकला हीरा 793 कैरेट का था। अलबत्ता 1852 से पहले तक ये 186 कैरेट का था। पर जब ये ब्रिटेन पहुंचा तो महारानी को ये पसंद नहीं आया, इसलिए इसकी दोबारा कटिंग करवाई गई, जिसके बाद ये 105.6 कैरेट का रह गया। कोहिनूर हीरा अपने पूरे इतिहास में अब तक एक बार भी नहीं बिका है। ये या तो एक राजा द्वारा दूसरे राजा से जीता गया या फिर इनाम में दिया गया, इसलिए इसकी कीमत कभी नहीं लग पाई। पर इसकी कीमत क्या हो सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज से 60 साल पूर्व हांगकांग में 1 ग्राम पिंक हीरा $46 मिलियन में बिका था, जो कि मात्र 24.78 कैरेट का था। इस हिसाब से कोहिनूर की वर्तमान कीमत कई बिलियन डॉलर होगी। कोहिनूर वाकई बेशकीमती है, लेकिन इस हीरे को इतिहास में अभिशापित भी माना जाता है। कहा जाता है कि यह हीरा जिसके पास रहा वो कभी खुशहाल नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बेनामी ट्रांजैक्शंस एंड प्रोहिबिशन अमेंडमेंट बिल आज लोकसभा में पेश किया। बिल के पास होने से बेनामी ट्रांजैक्शन पर लगाम लगाई जा सकेगी। बिल में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक मनी से घर या जमीन खरीदता है तो सरकार उसे जब्त कर सकती है। इस बिल में जो संशोधन किए गए उसके तहत जो लोग अघोषित संपत्ति के बारे में सरकार को बता देंगे उन्हें सजा नहीं मिलेगी। ऐसे लोग जुर्माना देकर बच जाएंगे, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनकी बेनामी संपत्ति हाथ से जाएगी। साथ ही सजा भी मिलेगी। और बेमानी संपत्ति उसे कहते हैं जिसे कोई व्यक्ति दूसरे के नाम पर खरीदता है। ये कानून को धोखा देने का तरीका है। So the principal object behind this bill is that a lot of people
who have unaccounted money invest and buy immovable property in the name of some other person, a non-existent person, a fictitious person, or a Benami person. And therefore, these transactions are to be discouraged. That any transaction which is Benami is illegal and is liable to be, the property is liable to be confiscated, it will vest in the state, and the entrant of the Benami transaction is liable to be prosecuted. With these few opening remarks, I commend this bill for discussion and finally acceptance of the Honorable House. आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, ये बताइए, बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रोहिबिशन अमेंडमेंट बिल में जो संशोधन किए गए उससे किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, इस बिल को मकसद है कि जो बेनामी संपत्ति जो काले धन से है उस पर रोक लगे, और सरकार यही चाहती है कि जो भी धन से संपत्तियां खरीदी गई हैं इसको डिस्करेज किया जाए, मिलाई जाए। साथ ही ये भी बिल में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी ने भी, अगर जो डिस्क्लोजर स्कीम चल रहा है उसके तहत अगर किसी ने डिस्क्लोज किया हुआ अमाउंट, तो उसको तो इससे बेनिफिट होगा, उसके प्रॉपर्टी को कोई असर नहीं होगा, जब्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है और कि उस पैसे से बेनामी संपत्ति खरीदी, किसी और के नाम से संपत्ति खरीदी है, तो सरकार उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है। साथ ही जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो काफी सख्त बनाए हैं जी। बिल का मकसद यही है कि बेनामी जो प्रॉपर्टी है, जो होता है, उसको रोक लगाया जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका आलोक। तो मंदसौर के मुद्दे पर आज संसद में भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि गौरक्षा के नाम पर दलितों और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। राज्यसभा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मंदसौर में महिलाओं की पिटाई का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ महिलाओं के सम्मान का नारा देती है। मायावती को कांग्रेस का भी साथ मिला। सरकार ने दलील दी कि मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है। मेरे ख्याल वो ठीक नहीं है, सरकार को जवाब देना चाहिए। गौ रक्षा होनी चाहिए, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर बहाना करके दलित और मुसलमानों को टारगेट करने के खिलाफ है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने उस पर कार्रवाई की है और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा किया है। हाल के दिनों में गौरक्षा के नाम पर कई जगह गुंडागर्दी की गई है। तो डोप टेस्ट में फेल हुए पहलवान नरसिंह यादव ने सच सामने लाने के लिए पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। हरियाणा के सोनीपत में दर्ज एफआईआर में नरसिंह ने एक जूनियर पहलवान पर शक जाहिर किया है। आरोप है कि उसी नाबालिग रेसलर ने नरसिंह के खाने में प्रतिबंधित ड्रग्स मिलाया। आरोपी का भाई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहलवान है। लड़का एक दिन हमारे खाने में कुछ मिला रहा था। जो लड़का मेरा इधर खाना बनाता है उसने भी देखा था और मेज के कुछ कर्मचारियों ने भी उसे देखा है, तो उसकी पहचान हो गई है और हमने पास के पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट्स दी है। इसी बीच भारतीय कुश्ती संघ ने नरसिंह की जगह रेसलर प्रवीण राणा को रियो भेजने का फैसला किया है। खेल मंत्री विजय गोयल ने फैसले पर सवाल उठाए। अगर आपका खिलाड़ी डोपिंग के अंदर आपकी एंटी डोपिंग पैनल ने उसको प्रोविजनली सस्पेंड किया हो और उसकी अगर फाइनल रिपोर्ट आ गई है तो फिर कोई खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। नरसिंह का मामला संसद में भी उठा। लोकसभा में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने सीबीआई जांच की मांग की। मैं चाहती हूं कि सरकार सीबीआई जांच करे। अगर इस तरह की हरकत करके किसी प्लेयर को ओलंपिक के लिए रोका गया तो ये जघन अपराध है, उसको सख्त सजा होनी चाहिए। नरसिंह ने 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 74 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया। नाडा ने 5 जुलाई को सोनीपत में साई के सेंटर में खिलाड़ियों का रैंडम डोप टेस्ट किया। पहले नरसिंह का ए सैंपल पॉजिटिव आया, बाद में बी सैंपल में भी फेल हो गए। तो चीन की सेना ने एक बार फिर भारतीय सरहद में घुसपैठ की है। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड के चमोली जिले के बाराहोती में 19 जुलाई को चीन की सेना के एक प्लाटून ने घुसपैठ की, लेकिन सरहद की सुरक्षा के लिए तैनात आईटीबीपी जवानों को देखकर चीन के सैनिक वापस चले गए। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के चमोली जिले के बाराहोती में 19 जुलाई को चीन की सेना के एक प्लाटून ने घुसपैठ की, लेकिन सरहद की सुरक्षा के लिए तैनात आईटीबीपी जवानों को देखकर चीन के सैनिक वापस चले गए। आईटीबीपी ने घुसपैठ की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घुसपैठ की पुष्टि की है, लेकिन गृह मंत्रालय इस पर चुप्पी साधे हुए है। हम प्रारंभ से ही कहते रहे कि यहाँ विजिलेंस आप बढ़ाइए करके। मैं समझता हूँ भारत सरकार जो आवश्यक कॉग्निजेंस लेनी है वो लेंगे
और सूचना बिल्कुल सही। कितना अंदर आया ये पूरा रिपोर्ट मंगवा के हम देखेंगे। अगर वो हमारा जो सीमा जिसको हम मानते कि हमारा सीमा के अंदर है वहां आने का अगर कोई हुआ तो उसको इंट्रूजन मानते हैं। एक बात प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकले कि देश के हित में वो कुछ कहे, जबान खोले। भारतीय सीमा में चीन की सेना पहले भी घुसपैठ कर चुकी है। 9 जून को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी केमेंग जिले में चीन के 250 सैनिकों ने घुसपैठ की। 8 मार्च को चीन के सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भारतीय सीमा के अंदर 6 किलोमीटर तक घुसपैठ की। अप्रैल 2013 में चीन के सैनिकों ने लद्दाख की डेस्पांग घाटी में घुसपैठ की। 1 महीने तक गतिरोध बना रहा। तो कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड के 3 प्रमोटर्स को सजा का ऐलान किया है। कंपनी के एमडी प्रदीप राठी और सीईओ उदित राठी को 3-3 साल की जेल, जबकि एजीएम कौशल अग्रवाल को 2 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने प्रदीप राठी पर 25 लाख, उदित राठी पर 45 लाख और कौशल अग्रवाल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही कोर्ट ने कंपनी पर भी 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कल तीनों को दोषी करार दिया, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन लोगों पर गलत जानकारी के आधार पर कोल ब्लॉक पाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी को सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 2 टावर्स की जांच करने का आदेश दिया। एनबीसीसी ये जांच करेगी कि एमरल्ड कोर्ट टावर के निर्माण में नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया। साथ ही एनबीसीसी ये भी जांच करेगी कि सुरक्षा नियमों का पालन किया गया या नहीं। एनबीसीसी को 4 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट के 2 टावर एपेक्स और सीएन को लेकर विवाद चल रहा है। 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन दोनों टावर्स को गिराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। साथ ही उसने सुपरटेक के निर्देश दिया कि जो ग्राहक रिफंड चाहते हैं उन्हें 14% ब्याज के साथ रिफंड दे दिया जाए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को 5 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से 4 हफ्तों के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी। तो आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल जल्द ही भारत में अपना स्टोर खोल सकती है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने इसका संकेत दिया। एक इन्वेस्टर कॉल में टिम कुक ने कहा कि भारत उनके लिए सबसे तेज ग्रोथ करने वाला मार्केट है। पिछली 3 तिमाहियों में भारत में आईफोन की बिक्री 51% बढ़ी। उन्होंने कहा कि भारत में एक बड़ा मार्केट है और यहाँ अपार संभावनाएं हैं। हालांकि उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी कि वो भारत में रिटेल स्टोर कब खोलेंगे। आपको बता दें, भारत सरकार ने हाल ही में सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए लोकल सोर्सिंग नियमों में छूट देने का ऐलान किया है। यानी कि हाई एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए 30% लोकल सोर्सिंग नियमों में छूट दी गई। टिम कुक मई में भारत आए थे। नीति आयोग ने देश की प्रगति के लिए लंबी अवधि का प्लान बनाने की तैयारी शुरू कर दी। कल यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के साथ बैठक करेंगे, जिसमें 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस बैठक में नीति आयोग पीएम को 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट पर हो रही प्रगति पर प्रेजेंटेशन देंगे और इसके अलावा पीएम देश की इकोनॉमी और सरकारी कार्यक्रमों की प्रोग्रेस के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस बैठक में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया भी हिस्सा लेंगे और आपको बता दें, पीएम मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। इससे पहले नीति आयोग ने आज विजन डॉक्यूमेंट बनाने को लेकर राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और प्लानिंग सेक्रेटरीज के साथ बैठक की। इस बैठक में 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाने पर चर्चा हुई और इसके अलावा 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को मर्ज करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर बदलने को लेकर भी राज्यों को जानकारी दी गई। साथ ही कृषि आय को दोगुना करने को लेकर भी राज्यों के साथ चर्चा हुई। तो महाराष्ट्र की जानी मानी शिक्षण संस्था चलाने वाली डीवाई पाटिल ग्रुप के कई संस्थानों पर आज इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। ये छापे नवी मुंबई, कोल्हापुर और पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के संस्थानों में मारे गए। छापे की कार्रवाई आज सुबह 7 बजे शुरू हुई और अलग अलग जगहों पर 20 से 25 अधिकारी इस छापेमारी में शामिल रहे। हालांकि ये छापेमारी क्यों की गई, इसका खुलासा नहीं हुआ। डीवाई पाटिल महाराष्ट्र कांग्रेस से जुड़े हुए नेता। इससे पहले वो त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। डीवाई पाटिल ग्रुप के महाराष्ट्र में 10 से ज्यादा शिक्षण संस्थान हैं।
सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने बॉलीवुड के कई दिग्गजों को नोटिस भेजा। जिन बड़े सितारों और प्रोड्यूसर्स को नोटिस भेजा गया उसमें आमिर खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, ऋषि कपूर, विद्या बालन और यशराज फिल्म्स के नाम हैं। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों की माने तो इन सितारों और फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज ने जो सर्विस टैक्स का आंकड़ा दिया है उसमें अंतर की वजह से नोट्स भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक कई बार फिल्मी सितारे जो सर्विस टैक्स भरते हैं और उनकी सेवाएं लेने वाली कंपनियां जो TDS देती हैं उसमें भारी अंतर होता है। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी अंतर के आधार पर फिल्मी सितारों और प्रोडक्शन हाउसेस को नोटिस भेजा। हालांकि सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी इसे रूटीन मामला बता रहे हैं। ये नोटिस पिछले 3-4 साल की कमाई और सर्विस टैक्स पेमेंट के आंकड़ों को ध्यान में रखकर भेजे गए। इस मामले पर ना ही सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी और ना ही फिल्मी सितारे बात करने को तैयार हैं।